हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल ही मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि वेटनरी काउंसलिंग जल्द ही ये स्टार्ट होने वाली है। 21 का डेट आया था, तो वो सबसे पहले मैंने अपने चैनल पे आपको बता दिया था। और मैंने ये भी बोला था कि जल्द ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी सीट्स है, कौन सी कॉलेजेस आपको ऊपर फिल करनी है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तो सीट्स के नंबर काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। दूसरा, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर मतलब पहले कभी भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं होता था। जिनको जो कॉलेज मिल गया था उन्हें वही लेना पड़ता था या तो छोड़ना पड़ता था। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने या फिर बाकी वेटनरी एसोसिएशंस, स्टूडेंट एसोसिएशंस ने वीसीआई को लेटर लिखा और इस वजह से इस बार से अपग्रेडेशन की रूल्स लागू हो गई है। और ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि आपको सपोज करो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला उससे ऊपर आपके अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप फिर से चॉइस फिलिंग करके उन अच्छे कॉलेजेस के लिए आप जा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशंस, एज लिमिटेशंस भी नहीं है, वो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। फीस भी बहुत ज़्यादा आपको पे नहीं करना है फॉर द काउंसलिंग। जैसे आपको एमसीसी में या फिर आयुष काउंसलिंग के लिए आपको फीस पे करना पड़ता था, उतनी फीस यहाँ पे आपको पे नहीं करनी है। और 21 से स्टार्ट होने वाला है। सारा इन्फॉर्मेशन आप वीडियो के साथ बने रहो, आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वेटनरी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुई। 1984 से वीसीआई एक अलग एक यूनियन बॉडी बना, एज अ बॉडी ये काम कर रही है। उसके बाद सबसे पहले आप किस कोर्स में आपका एडमिशन होता है, तो बीवीएससी एंड एएच यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये एक कंबाइंड कोर्स है जो आपको वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के थ्रू मिलेगा। वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये कोर्स आपके 5.5 ईयर का है, जिसमें 4.5 ईयर का आपका एकेडमिक कोर्स होता है एंड 1 ईयर का आपके इंटर्नशिप होते हैं। इंटर्नशिप में आपको काम करना पड़ता है, बट 4.5 ईयर का आपका कोर्स होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स, इससे पहले साल 604 थी, उससे पहले 525 थी, बट इस बार सीट्स का नंबर इंक्रीज करके डायरेक्टली 761 कर दिया गया। और एक और अच्छी बात ये हुई है कि लास्ट ईयर्स या उससे पहले वाले ईयर्स में ओबीसी के रिजर्वेशन नहीं रहते थे, सिर्फ 4 सीट्स होती थी, तो उनकी सीट्स भी सडनली इंक्रीज कर दिए गए हैं। 190 प्लस ओबीसी रिजर्व सीट्स है, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला है। हर एक कॉलेजेस की सीट्स इंक्रीज हुई है, यानी कि क्रेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप प्राइवेट कॉलेजेस भी देखोगे, ऑलमोस्ट सभी की सीट्स फिल हो चुकी है, तो क्रेज काफ़ी है। भले ही वीसीआई काउंसलिंग डिले हुआ है, बट फिर भी कट ऑफ में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर सकते हो। हाँ, 500 प्लस जिन भी स्टूडेंट्स के हैं उन्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि जितनी डिले होगी काउंसलिंग, उतना ज़्यादा फायदा होगा उन स्टूडेंट्स को जिनके मार्क्स कम है। एंड इवन सीट्स भी इंक्रीज हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है 500 प्लस वालों के डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। 520 525 प्लस अगर आपके हैं तो डेफिनेटली यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आपका एडमिशन हो जाएगा। सो वेबसाइट कौन सी है, देखो वेबसाइट्स बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट दिए हुए हैं। www.vci.dadf.government.in, www.dahd.nic.in, तो ये सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट मेनली आपका जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होता है, काउंसलिंग प्रोसेसेस जितनी होती है, जितनी आपकी रिजल्ट आएगी, वो आती है www.vci.admission.nic.in। यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशंस आपके रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, आपकी काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो इसी वेबसाइट पे होगी एंड यहीं आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बट आपको बाकी वेबसाइट्स भी चेक करने, अभी ये वेबसाइट आपके फ़ोन पे या फिर आपके लैपटॉप पे ना खुले, बट जैसे 21 स्टार्ट होगा वहाँ पे अभी वेबसाइट शायद वर्किंग कंडीशन में है, तो ये आपको वहाँ पे तब वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले आप इंडियन होने चाहिए। अगर आप ओवरसीज बाहर अब्रॉड से आपने पढ़ा है तो आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा, फिर आप यहाँ के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज रिस्ट्रिक्शंस कोई भी मैक्सिमम बार नहीं है, मिनिमम एज क्राइटेरिया है 17th ईयर। बट आपको पता है कि नीट में मैक्सिमम एज की लिमिटेशन हटा दी गई है, तो कोई मैक्सिमम बार नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखो बहुत आपको वीडियोस ऐसे भी मिले होंगे जहाँ पे आपको बताया गया होगा कि वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे साफ मेंशन्ड है कि जो भी स्टूडेंट वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे, दे शुड हैव क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन। बिना इसके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगे, काउंसलिंग के लिए ही आप एलिजिबल नहीं हो। सीट मिलना तो बहुत दूर की बात है। 10th+2 आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स। बायोटेक्नोलॉजी कंपलसरी नहीं है, बट पीसीबी एंड इंग्लिश इज़ कंपलसरी, और इनमें आपके मार्क्स 50% एवब होने चाहिए। वैसे मार्क्स का इसमें एज सच बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है,
47.5% फॉर द SC एंड ST कैटेगरी रिलैक्सेशन है, बट जनरल के लिए 50% एवब आपके मार्क्स हैं इन एग्रीगेट, ऐसा नहीं सब्जेक्ट वाइज। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर मेरे एग्रीगेट तो एवब है बट सब्जेक्ट वाइज कम है, तो अगर आपके एग्रीगेट 50% एवब है ना, इट मीन्स यू आर एलिजिबल। तो ये डाउट भी आपके क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी आपकी एडमिशन होगी वो आपकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगी। जब आप रजिस्टर करोगे आपके स्कोर कार्ड आएंगे, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बेसिस पे आपने चॉइस फिलिंग क्या करी है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहली बात, चॉइस फिलिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है। बहुत मतलब ये चॉइस फिलिंग आपके ना फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चॉइसेस कैसे फिल करते हो, आपके मार्क्स पे आपको कौन कौन से चॉइसेस फिल करने हैं। अगर आपको पता है यू शुड डू योर चॉइस फिलिंग बाय योरसेल्फ। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन अवेल आवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज। तो आपकी चॉइस फिलिंग एंड बाकी प्रोसेसेस वो हमारी काउंसलिंग टीम के ही द्वारा होगी, उसके लिए फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी बात करते हैं जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है। तो देखो वेटनरी में ऐसा है ना, जिनके भी 50% से एवब डिसेबिलिटी है तो वो डायरेक्टली इनएलिजिबल हो जाते हैं फॉर द कोर्स, और उनके लिए ये कोर्स नहीं है। बट हाँ, जिनके 50% से कम है, यू हैव टू सबमिट योर वैलिड फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। नाउ द थिंग इज़ दैट कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको मैं डेट शीट भी दिखाऊंगा, बट रिजर्वेशन एक बार देख लेते हैं कि 15% जो ऑल इंडिया कोटा होता है। देखो टोटल 100% सीट्स होती हैं, उसकी सिर्फ 15% सीट्स ऑल इंडिया के थ्रू फिल होती है। बाकी जो भी काउंसलिंग है आपकी स्टेट बेस्ड काउंसलिंग होती है, जो कि अभी चल भी रही है बहुत सारे स्टेट में। बिहार की ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, बाकी स्टेट में OUAT का अलग से एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे अलग से हो रहा है। उसके बाद आपके राजस्थान में भी काउंसलिंग चल रहे हैं, तो ऐसे ही डिफरेंट स्टेट अपनी काउंसलिंग करवाती है। तो 15% SC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है, 7.5 रिजर्वेशन इज़ फॉर ST कैटेगरी, 10% रिजर्वेशन इज़ फॉर EWS कैटेगरी, 27% रिजर्वेशन इज़ फॉर OBC कैटेगरी। अब OBC में जो ऑल इंडिया में जो होता है वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है। OBC में भी एक क्रीमी लेयर होते हैं, एक नॉन क्रीमी लेयर होते हैं। तो जो 27% रिजर्वेशन है दैट इज़ ओनली फॉर द नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स। तो ये चीज़, बाकी जो क्रीमी लेयर के स्टूडेंट है दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ जनरल कैंडिडेट। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट के लिए भी, अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले आपको फ़ीस पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4-5 कॉलेजेस प्राइवेट के भी हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। बट वहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आपको पहले पता होना चाहिए कि वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या है, दैट कॉलेज इज़ VCI एफिलिएटेड और नॉट। बट यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस मेंशन हैं ऑल आर VCI एफिलिएटेड, तभी वो VCI काउंसलिंग के अंदर आए हैं। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 है फॉर द जनरल कैंडिडेट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, अपनी डिटेल्स डालने के बाद चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। फिर चॉइस फिलिंग के बाद आप फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वहाँ आपको रिपोर्ट करना होगा। देखो रिपोर्ट आपको मैंडेटरी है, आप बिना रिपोर्ट किए आप किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते। सपोज करो अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए भी जाना है ना, यू हैव टू रिपोर्ट टू द कॉलेजेस, तभी आप राउंड 2, राउंड 3 के लिए मतलब एलिजिबल होते हो। तो राउंड 2 में फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, उस चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा। अब सपोज जिनको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है वो भी मॉपअप के लिए एलिजिबल होते हैं। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सपोज करो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने फिल नहीं किया वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेकेंड राउंड। तो ये सारी चीज़ें इस बार ही इंट्रोड्यूस हुई है, इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो आपको मैं इन डिटेल्स भी बता देता हूँ। ये आपको प्रोस्पेक्टस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप एक बार पढ़ सकते हो, या इवन आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले राउंड 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन चॉइस फिलिंग, देन आपको अलॉटमेंट लेटर, अगर आपका अलॉटमेंट होता है उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो योर सीट विल बी कैंसल्ड एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। राउंड 2 की बात करें तो अगेन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है। बट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, दे डोंट हैव टू रीपे द फीस, द रजिस्ट्रेशन फीस उनको फिर से रीपे नहीं करना है। उसके बाद फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, देन लॉकिंग करनी है। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि चॉइस फिल कर दिया, नहीं लॉक किया तो चल जाएगा काम। नहीं, आपने चॉइस फिलिंग की है, यू ओनली हैव टू डू द चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग खुद कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, बट मैंने MCC काउंसलिंग में भी देखा है, आयुष काउंसलिंग में भी देखा है, यू हैव टू डू योर चॉइस लॉकिंग बाय योरसेल्फ, वो सिस्टम नहीं करती है। देन मॉपअप में जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके फर्स्ट और सेकेंड राउंड और उन्हें सीट अलॉट नहीं हुआ है, दे कैन पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। और जिनको भी सपोज अगर सीट अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, वो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये बहुत अच्छी बात है। आप अपग्रेडेशन के लिए सिर्फ सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो, मॉपअप के लिए अपग्रेडेशन की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। आप मॉपअप में
अपनी अपग्रेडेशन आप नहीं कर सकते हो। पेमेंट आपको मॉपअप में अलग से करना पड़ेगा, 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग, देन लॉकिंग, और फिर आपके अलॉटमेंट लेटर आएंगे और फिर रिपोर्टिंग होगी। अब सोचेंगे बहुत बच्चे कि सर 10,000 हमने पे कर दिया बट हमें कॉलेज नहीं मिला। तो अगर आपको 10,000 पे करने के बाद आपको मॉपअप के बाद अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो 10,000 आपके फिर से रिफंड हो जाएंगे उस अकाउंट में जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी है। तो आपका अकाउंट खुद का होना चाहिए। डोंट यूज़ द अकाउंट ऑफ साइबर कैफ़े या फिर आप जहाँ से ई मित्र वाले से करवा रहे हो, आपके अकाउंट खुद के होने चाहिए। अब कन्वर्जन ऑफ सीट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फीस, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 900 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए 500 रुपीज़ है। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन फीस है। वही मॉपअप राउंड की अगर मैं बात करूँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीआईओ के लिए 10,000 रुपीज़ है सिक्योरिटी मनी। मॉपअप में आपको सिक्योरिटी मनी हर किसी को ही देना पड़ेगा, जिनको मिला नहीं मिला उन्हें सबको देना पड़ेगा। जिन्हें मिल गया वो तो डायरेक्टली नॉन एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द मॉपअप, बट जिन्हें नहीं मिला है या जो फिर से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, उन्हें 10,000 पे करना पड़ेगा। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5,000 रुपीज़ है। पेमेंट आप किस मोड से कर सकते हो? तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, बट यही 3 मोड है जिससे आपको पेमेंट करनी है। और कोई भी पेमेंट जैसे कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट ये सारे एलिजिबल नहीं है। ये सारे मोड से आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स थी। बाकी आपको मैंने वेबसाइट भी बता दिया, आपको किस वेबसाइट पे चीज़ें चेक करनी है, www.vci.admissions.nic.in। इसी वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स देखते रहनी है कि कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या पेमेंट करना है, पेमेंट का मोड, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आपको मैं कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, दैट इज़ मच इंपॉर्टेंट, और आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। देखो डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। अभी आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी कर लो। सबसे पहले एडमिट कार्ड, नीट यूजी। जिनका एडमिट कार्ड नहीं है वो एनटीए को ईमेल करके आप अपनी एडमिट कार्ड उनसे मांग सकते हो। रैंक कार्ड आपको निकाल लेनी है। देन आपके आधार कार्ड, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बट आई गेस आधार कार्ड सभी के पास होता है तो आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो। देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके 10th रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन है तो दैट विल वर्क एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। यू नो नीड टू वरी कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अलग से बनवानी है। आपके 10th के सर्टिफिकेट ही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेंगे। देन 10th+2 मार्कशीट। मार्कशीट का मतलब देखो, मार्कशीट भी होता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। तो अगर आपके दोनों सेम में ही है इट्स वेल एंड गुड, अगर अलग अलग है तो दोनों आपको लेके जाने हैं। फिर उसके बाद वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन, टीसी, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। करेक्टर सर्टिफिकेट 12th का होना चाहिए। देन 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक पोस्ट कार्ड फ़ोटो। आपने शायद नीट में बनवाया होगा तो एक पोस्ट कार्ड फ़ोटो आपको यहाँ पे भी चाहिए होगा। उसके बाद बाकी अब्रॉड के स्टूडेंट्स के लिए है। और इवन अब कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट के सर्टेन फॉर्मेट होते हैं, सर्टेन परफॉर्मा होता है, उस बेसिस पे आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने हैं, जो कि लास्ट में बिल्कुल दिया हुआ है इस प्रोस्पेक्टस के, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो उस बेसिस पे आपके कास्ट सर्टिफिकेट बने हुए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब आगे चलते हैं। कॉलेजेस, ये कुछ नंबर्स हैं, कभी भी अगर आपको फॉर्म फिल करने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू कैन इंक्वायर ऑन दिस नंबर और अपने आप प्रॉब्लम बता सकते हो। दे कैन सॉर्ट आउट। लास्ट टाइम में भी जब हमने कुछ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहे थे हम, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उनका फीस सबमिशन शो नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने बात की थी तो उन सभी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया था इन्होंने। दे आर वेरी हेल्पफुल और वो कर देते हैं। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि कब से कब आपकी काउंसलिंग चलेगी। तो राउंड फर्स्ट है 21 to 23 आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। चॉइस फिलिंग आप 24 तक कर सकते हो। फिर लेकिन कोशिश करना कि आप 23 तक ही सारे प्रोसेस कर दो, लास्ट दिन का वेट नहीं करना है। फिर सीट अलॉटमेंट होगा, सीट की रिजल्ट 25 मार्च को आएगी और फिर आपको 25 मार्च से लेकर 29 तक, डेट कम है तो मेक श्योर करो कि आप वो सारे कॉलेजेस फिल करो जहाँ पे आपको लेना है। बाकी आप सेकेंड राउंड एंड मॉपअप में आप अगर आपको लेना ही है तो आप फिर मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए जा सकते हो। ये मेरा मानना है, आप अपने हिसाब से, या फिर जब आप अगर काउंसलिंग के लिए इनरोल करते हो तो फिर मैं आपको फर्दर उस चीज़ के लिए गाइड करूँगा। राउंड 2 स्टार्ट होगी 31 मार्च से और 2 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। एंड देन आपकी रिजल्ट आ जाएगी 5 अप्रैल को और फिर 5 अप्रैल से ही लेके 8 अप्रैल तक आप, क्योंकि देखो बहुत डिले हो चुका है इसीलिए ये प्रोसेस बहुत तेज़ है। लास्ट ईयर 10 to 15 डेज़ का टाइम मिलता था, बट इस बार से क्या हुआ, क्योंकि वीसीआई काउंसलिंग बहुत डिलेड है, बहुत जगह क्लासेस चल रही हैं तो दे हैव टू कंप्लीट देयर प्रोसेस वेरी सून। तो इस वजह से काफ़ी तेज़, मतलब सारे प्रोसेस काफ़ी जल्दी करवाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करें आप उसी हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग भी करो। मॉपअप के लिए 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक
और फिर आपकी रिज़ल्ट 14 अप्रैल को आ जाएगी एंड देन आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है 18 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक। तो मॉपअप के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, तो दिस इज़ गुड। अगर आप मॉपअप में जाते हो तो वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। ये कॉलेजेस है, हर स्टेट की अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिर सर्टेन कॉलेजेस आते हैं, उनकी सीट मैट्रिक्स है, तो ये आप सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हो। बिहार में है, बिहार की भी सीट्स बढ़ी हैं 75। ऑलमोस्ट मैंने देखा है हर कॉलेजेस की ही सीट्स बढ़ी हैं। जहाँ पे 60 सीट्स थी वहाँ पे 75 हो गई हैं, जहाँ पे 75 सीट्स थी वहाँ पे 100 सीट्स हो गई हैं। क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सीट्स इंक्रीज़ करना कंपलसरी हो गया था। तो इट्स गुड कि सीट्स बढ़ी हैं लगभग सारी जगह पे ही। आईआईवीआर की भी सीट्स 100 हो गई हैं, हिसार की तो थी। हिमाचल प्रदेश की भी 75 हो गई हैं। इवन जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट टू लास्ट ईयर्स इनके एफिलिएशन ही नहीं होते थे, बट इस बार 88 सीट 75 सीट्स इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं। बिरसा वाला भी एफिलिएशन इशू आता था, बट इस बार 75 सीट्स के साथ इस बार काउंसलिंग में वो पार्ट ले रहे। देखो 75 सीट्स है ना, तो इनके 15% सीट्स ही ऑल इंडिया में आएंगे। आप 75 मत सोचना, 15% सीट्स यानी कि 11 सीट्स ही आएंगे, और ये फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छे कॉलेजेस देखो, आईवीआरआई, फिर आईवीआरआई आपको चेक करना पड़ेगा यूपी। जहाँ पे आप यूपी में जाओगे तो यूपी वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा आईवीआरआई। देखो आईवीआरआई में भी 30 सीट्स है, 5 सीट्स आईवीआरआई में भी सीट्स के नंबर इंक्रीज़ हुए। पहले 24 ही हुआ करती थी, बट इस बार से 30 है। तो 30 में 5 सीट्स आ गई हैं आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो ऐसे ही होता है, 15% सीट्स आते ही हैं। और बाकी भी कॉलेजेस हैं, तो आपको कैसे फिल करना है, आईवीआरआई, गढ़वासू, लुवास, पंतनगर, ये सारे कॉलेजेस को आपको ऊपर रखने हैं। फिर आप अपने स्टेट का भी प्रेफरेंस देख सकते हो। अगर आपके स्टेट के कॉलेजेस अच्छे हैं तो आप फिल करो, नहीं तो आई विल सजेस्ट कि आप अच्छे कॉलेजेस के लिए जाओ, और वैसे कॉलेजेस के लिए जाओ जहाँ पे इंटर्नशिप मनी भी अच्छी है एंड प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टेट में पेट एनिमल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, बहुत सारे स्टेट में लार्ज एनिमल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो वो जब आप इनरोल करोगे ना, उस बेसिस पे मैं आपकी चॉइस फिलिंग तैयार करूँगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आपको अब्रॉड जाना है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस प्रेफर करने चाहिए। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे चॉइस फिलिंग बनती है। तो दैट आई विल सजेस्ट यू। बट मैंने आपको कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम बता दिए, ये आपके प्रेफरेंस में होने ही चाहिए, ठीक है। बशर्ते आपको कितना भी मार्क्स हो, बट मेक श्योर कि आप इनको अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखना। तो ये बेसिक्स था। कास्ट सर्टिफिकेट के आप परफॉर्मा चेक कर सकते हो। ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट के परफॉर्मा है, ओबीसी का है, ऊपर एससी का था, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो ये ईडब्ल्यूएस है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, सपोज आपका एडमिशन हो जाता है, आपके अलॉटमेंट लेटर आ गए, तो आप अपने नोडल ऑफिसर से बात कर सकते हो। उनका भी नंबर दिया हुआ है कि सर कैसे हमें अप्रोच करना है, कितनी फ़ीस हमें लेके जानी है, डीडी के फॉर्म में लेके आनी है या फिर कैश में लेके आनी है, कैसे पेमेंट होगा, कब तक रिपोर्ट करना है, और क्या हमें सामान लेके जाना है, ये सारी। क्योंकि ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं आपके कॉलेज में, तो आप ये सारी चीज़ें अपने नोडल ऑफिसर से बात करके आप सारी चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हो। मेरे कॉलेज में जो नोडल ऑफिसर है, दैट इज़ हमारे एकेडमिक सेल इंचार्ज, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। तो लास्ट ईयर भी वो तो ऐसे हैं कि आपको इवन सारे पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं तुरंत। व्हाट्सअप जो ग्रुप है उससे भी वो कनेक्ट करवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर जगह के नोडल ऑफिसर अच्छे ही होते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे फॉर द फर्दर प्रोसेस। तो आई गेस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और थैंक्स टू ऑल द वेटनरी स्टूडेंट्स या एसोसिएशन जिन्होंने ये काम किया है ताकि अपग्रेडेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और विद दिस आई विल वाइंड अप दिस वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा कॉलेज मिले, एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ मी।